नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है हिंदी ग्रामर के दृष्टिकोण से। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से आपको अगर हिंदी से कोई सवाल देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपको सर्वनाम का एक दो सवाल जरूर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वनाम को समझेंगे, सर्वनाम के सभी भेद को उदाहरण के साथ समझेंगे और दोस्तों वाक्यों में से कौन सा शब्द कौन सा सर्वनाम है इसको भी आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है साथियों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं और लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो कि सर्वनाम को लेकर ज्यादातर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वह बात आपको मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा साथियों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम की परिभाषा की। उसके पहले जान लेते हैं साथियों कि सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है और सर्वनाम का परिभाषा हो जाएगा वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वे सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। दोस्तों, संज्ञा से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप इस लिंक पर क्लिक करके उन सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, संज्ञा उन्हें कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर किसी चीज़ का नाम होता है। तो मतलब किसी भी नाम के स्थान पर अगर कोई भी शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसे कहा जाता है सर्वनाम साथियों। जैसे मैं, तुम, वह, वे, कौन, क्या इत्यादि। दोस्तों, ये सारे शब्द जो हैं वो किसी भी संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या क्या कहा जाएगा साथियों? इसीलिए इसे सर्वनाम कहा जाएगा। मतलब वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे सर्वनाम के भेद की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और ये 6 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदी में सर्वनाम की जो 6 भेद हैं वह इस प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, इसको याद करना इस तरीके से और आसान हो जाएगा जब आप जान जाइएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम तो एक है ही और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साथियों, बस अ का डिफरेंस है। अगर आप निश्चयवाचक को याद करते हैं तो अनिश्चयवाचक भी आसानी से याद हो जाएगा और संबंध तो बहुत ही आसान है साथियों। संबंध और निजवाचक ये दोनों आपको एक जैसा लग रहा है। संबंधवाचक और निजवाचक आप ऐसे याद कर सकते हैं और एक जो बचा है प्रश्नवाचक, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर जितने भी 6 भेद हैं इन सभी 6 भेद के नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके साथ साथ साथियों संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, अब सर्वनाम के इन सारे भेद को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो इसका परिभाषा हो जाएगा साथियों वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं साथियों। दोस्तों, आपने क्या जाना कि वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या फिर जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसके लिए किसी शब्द का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसको एक उदाहरण से देख लीजिए साथियों। ए जो है ये बोलने वाला है, बी सुनने वाला है और सी जिसके बारे में बोला जा रहा है। ये तीनों के लिए जो शब्द का प्रयोग, जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा साथियों, वे शब्द क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। जैसे ए अपने लिए जो बोल रहा है वह यूज कर सकता है कि मैं बीमार था या फिर मैं स्वस्थ हूँ, और बी के बारे में वो कह सकता है कि तुम अच्छा खेल लेते हो, तुम क्रिकेट अच्छा खेलते हो, तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो, तुम पढ़ाई अच्छी तरह से करते हो। तो बी के बारे में बोला जा रहा है तो ये सुनने वाला हो गया साथियों। और सी के बारे में अगर बोला जाए, मतलब ए बोल रहा है और बी सुन रहा है साथियों, लेकिन अगर सी के बारे में बोला जाए कि सी नाम का कोई व्यक्ति है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे सी किसी अन्य व्यक्ति की बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन तीनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा उसे कहा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, इसके 3 भेद होते हैं जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
इन तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। तो बोलने वाला या बात को कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष होता है। बोलने वाला या बात को कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष होता है। वह अपने लिए मैं, हम आदि शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि आपने एक उदाहरण देखा साथियों, ए और बी ये दोनों बात कर रहे हैं। ए अगर बोलने वाला है, मान लीजिए ए बोल रहा है, तो ए क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा उत्तम पुरुष। दोस्तों ए अपने लिए कौन से शब्द का उपयोग करेगा? मैं और हम जैसे शब्दों का उपयोग करेगा। तो दोस्तों आप बात करेंगे मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष उसे कहा जाता है साथियों जो सुनने वाला होता है। यहाँ पे ए बात कर रहा है बी से, मतलब ए बोल रहा है और बी सुन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। जैसे ए मान लीजिए बी को बोल रहा है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। यहाँ जो तुम का प्रयोग किया गया है साथियों, तुम जो शब्द है उस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह बी के लिए प्रयोग किया गया है और यह मध्यम पुरुष और पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से आपने समझ लिया साथियों कि मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है साथियों। और इसका उदाहरण आपने भी देख लिया, आपने देख भी लिया कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अन्य पुरुष की। जब बोलने वाला सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों। जब बोलने वाला सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे आदि। जैसे कि मैंने आपको बताया साथियों कि ए और बी बात कर रहे हैं आपस में और ये सी के बारे में बात करते हैं। ए बोल रहा है तो यह उत्तम पुरुष हो जाएगा, बी सुन रहा है तो यह मध्यम पुरुष हो जाएगा और सी जिसके बारे में बोला जा रहा है यह हो जाएगा उत्तम पुरुष। या नहीं, माफ़ कीजिएगा साथियों, यह हो जाएगा अन्य पुरुष। ए हो जाएगा उत्तम पुरुष, बी हो जाएगा मध्यम पुरुष और सी हो जाएगा अन्य पुरुष। मतलब ए बोल रहा है, बी सुन रहा है और सी के बारे में मान लीजिए अगर बात हो रही है तो सी हो जाएगा अन्य पुरुष। और सी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में ले जाएगा? वह, वे लोग इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग सी के लिए किया जाएगा। इस प्रकार से आपने साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लिया और इसके भेद सहित समझ लिया है इसे। दोस्तों अब बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। साथियों आपको नाम सुनकर ही पता चल गया होगा कि इसमें कुछ निश्चितता का बोध होने वाला है। दोस्तों आपने सही सोचा है कि इसमें कुछ निश्चितता का बोध जरूर देखने को मिलेगा। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु के निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं साथियों। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु के निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ये सारे जितने भी शब्द हैं दोस्तों, ये सारे शब्द क्या हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए साथियों यहाँ पे मैं दो वाक्य का सहारा लेने वाला हूँ और ये वाक्य इस प्रकार से है कि तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि तनुज का छोटा भाई आया है, मतलब कोई निश्चित बात हुई है कि तनुज का छोटा भाई आया है और यह बहुत समझदार है। यहाँ पर जो दोस्तों यह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो यह किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तनुज के छोटे भाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मतलब यह एक निश्चितता का बोध करा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा साथियों? यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार साथियों एक और वाक्य को देख लेते हैं जो है किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। दोस्तों यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, कोई निश्चित घटना का पता चल रहा है कि किशोर बाजार गया था और वह लौट आया है। तो साथियों यहाँ पे वह शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह किया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। दोस्तों इस प्रकार से आपने समझ लिया कि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध होता है तो उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। साथियों अगर आपने निश्चयवाचक सर्वनाम को अच्छी तरह समझ लिया है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। निश्चयवाचक सर्वनाम का अपोजिट हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे कि देख लीजिए साथियों, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, अन्य। मतलब ये तीनों शब्द जो हैं, कोई, कुछ, किसी आदि, दोस्तों ये तीनों जो शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं जिससे किसी भी बात की निश्चितता का पता नहीं चलता है।
इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह शब्द जो है यह क्या है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। साथियों, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम दो वाक्य का सहारा लेने वाले हैं, जो इस प्रकार है। मोहन, जो इस प्रकार है कि मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। मतलब मोहन को कहा जा रहा है कि मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। मतलब मोहन को यह कहा जा रहा है कि मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। यहाँ जो कोई शब्द है साथियों, कोई का मतलब कुछ भी हो सकता है। मोहन से कोई लड़का भी मिलने आ सकता है, मोहन से कोई लड़की भी मिलने आ सकती है, कोई वृद्ध भी आ सकते हैं, कोई बच्चा भी आ सकता है। मतलब यहाँ कोई शब्द जो है किसी निश्चितता को प्रकट नहीं कर रहा है, यह अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोई शब्द जो है साथियों, कोई नाम का जो सर्वनाम है साथियों, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसको और एक वाक्य के माध्यम से समझ लेते हैं साथियों। जैसे पानी में कुछ गिर गया है। पानी में कुछ गिर गया है में साथियों कुछ का जो इस्तेमाल किया गया है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, पानी में कंकर भी गिर सकता है, पानी में कोई छोटे कीड़े भी गिर सकते हैं, मक्खी भी गिर सकता है, या फिर मच्छर भी गिर सकता है, या फिर कंकर, मिट्टी, पत्थर इत्यादि कुछ भी गिर सकते हैं। तो मतलब यह निकल के सामने आ रहा है कि पानी में कुछ ऐसा गिरा है, लेकिन क्या गिरा है वह निश्चित नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं साथियों कि कुछ शब्द जो है, कुछ नाम का जो शब्द है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को अच्छी तरह से समझ लिया है। दोस्तों, आप अब बात करेंगे चौथे नंबर की, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब सर्वनाम के जो चौथे भेद हैं वो हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम नाम सुन के ही आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें कुछ ना कुछ संबंध आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा है, इसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ संबंध देखने को मिलने वाला है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं साथियों। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंध रखता है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई संबंध देखने को जरूर मिलेगा, और वह दो सर्वनाम के बीच संबंध देखने को मिलेगा, तो यह सर्वनाम कौन सा हो जाएगा साथियों? यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जिसका, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि, ये सारे जितने भी शब्द हैं साथियों, ये सारे शब्द क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं ये शब्द कौन कौन से हैं। जो, जिसका, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम फिर से दो वाक्य का सहारा लेने वाले हैं, जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे साथियों आप देख रहे हैं कि जैसा शब्द जो है वह वैसा से रिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे वैसा शब्द जो है यह वाक्य में प्रयुक्त जैसा सर्वनाम से कुछ ना कुछ संबंध रखता है। जैसे ही संबंध की बात हो जाएगी साथियों, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसको एक और वाक्य के उदाहरण से समझ लेते हैं साथियों। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। साथियों, यहाँ पे जिसकी के साथ उसकी का संबंध आप देख पा रहे हैं कि जिसके पास लाठी होगी भाई उसी की भैंस होने वाली है। मतलब क्या होगा कि जिसकी और उसकी का संबंध यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ कहीं भी आपको दो सर्वनाम के भी संबंध देखने को मिल गया, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मतलब उसकी क्या हो जाएगा साथियों? उसकी और जिसकी, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पाँचवें भेद की, जो है सर्वनाम का पाँचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों, आपको शब्द सुनकर ही लग रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछने की बात ज़रूर आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए साथियों इसका परिभाषा, कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न करने के लिए, सवाल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन, क्या, किसने, कब, क्यों, कैसे आदि, ये सारे जितने भी शब्द हैं, ये शब्द अगर किसी वाक्य में लगा दिए जाएं तो वहाँ पे प्रश्न जैसा भाव आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न करने जैसा भाव आपको
ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या निकल के सामने आता है? मतलब यही निकल कर सामने आता है कि ये सारे शब्द जो मैंने आपको बताए, ये सारे शब्द क्या हैं साथियों? ये सारे शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। साथियों इसको हम 3 वाक्य के माध्यम से समझ लेंगे, 3 वाक्य के उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे कि टोकरी में क्या रखा है। साथियों टोकरी में तो कुछ ना कुछ रखा हुआ है, लेकिन क्या रखा है इस बात की जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है टोकरी में क्या रखा है, मतलब ये आपको सवाल जैसा देखने को मिल रहा है कि टोकरी में भाई आखिर रखा क्या है। यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या जो शब्द है, क्या नाम का जो शब्द है साथियों, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार एक और वाक्य देख लेते हैं साथियों कि बाहर कौन है। इस वाक्य को आपको पढ़ने से या फिर सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि कुछ सवाल किया जा रहा है कि भाई बताओ बाहर कौन है। तो यहाँ पे यह कुछ प्रश्न पूछने जैसी बात लग रही है। तो मतलब ये क्या निकल के सामने आता है कि कौन जैसा शब्द जो है, कौन शब्द, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब अंतिम वाक्य को देख लेते हैं साथियों, जो है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इसमें क्या शब्द जो है साथियों, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ये सारे जितने भी शब्द हैं साथियों, अगर इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये शब्द में प्रयुक्त जो शब्द हैं, मतलब इन वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं, जिससे कि ये इस बात की अनुभूति हो रही है कि कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वे शब्द हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। दोस्तों इस प्रकार से आपने संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी समझ लिया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में थोड़ा आगे और बात करते हैं सर्वनाम के छठे और अंतिम भेद, निजवाचक सर्वनाम की। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम सुन के आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ निजता का अनुभव भाई होने वाला है, तो बिल्कुल सही लग रहा है साथियों आपको। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। निज का अर्थ क्या होता है साथियों? अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ क्या हुआ? अपनेपन का बोध कराना। निजवाचक का क्या अर्थ हो गया साथियों? अपनेपन का बोध कराना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं साथियों कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट कराने के लिए किया जाए। कर्ता जो होता है, जानते हैं आप, किसी वाक्य में कर्ता होता है। कर्ता मतलब कर्ता जो होता है वो किसी वाक्य का जो है सबसे मेन पॉइंट होता है। देखते हैं आप यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से कि यह कार राम स्वयं चलाता है। इसमें राम क्या है साथियों? इसमें राम जो है वो कर्ता है, और करता है तो स्वयं उससे कुछ संबंधित यहाँ पे अपनापन का भाव दिखा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं साथियों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, निजी इत्यादि। दोस्तों इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम 2 वाक्य का सहारा लेने वाले हैं, और वह वाक्य है यह कार राम स्वयं चलाता है। दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि राम यहाँ पे करता है, और स्वयं जो है वह राम से कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनेपन का भाव प्रदर्शित करा रहा है। तो यह कार राम स्वयं चलाता है, तो इसमें स्वयं जो शब्द है साथियों वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देख लेते हैं साथियों कि श्याम का निजी वाहन राम के निजी वाहन से बड़ा है। श्याम का निजी वाहन राम के निजी वाहन से बड़ा है। यहाँ पर जो निजी शब्द आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वाक्य में 2 बार प्रयोग में लाया गया है, श्याम का निजी वाहन और राम के निजी वाहन से बड़ा है। मतलब यह जो निजी शब्द है वह एक बार श्याम से रिलेट कर रहा है, और दूसरा जो निजी शब्द है वह राम से रिलेट कर रहा है। मतलब राम के अपनेपन का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और श्याम के भी अपनेपन के भाव को आप देख सकते हैं। मतलब निजी शब्द जो है साथियों वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। साथियों इस प्रकार से आपने सर्वनाम को समझ लिया है, सर्वनाम के सभी भेद को समझ लिया है। अब बात करते हैं साथियों सबसे मेन पॉइंट की। एक ऐसा सर्वनाम है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसी को मैं समझाने वाला हूं, जो कि मैंने आपको कहा था कि इस बात को मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो दोस्तों उस बात को समझना शुरू करते हैं। साथियों आप यहाँ पे एक शब्द देख सकते हैं कि आप नाम का शब्द मैंने एक शब्द लिखा हुआ है। साथियों आप का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में होता है। आप शब्द का प्रयोग, आप सर्वनाम का प्रयोग साथियों
पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों सर्वनाम में होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं साथियों कि आप कल कार्यालय नहीं गए थे, आप कल कार्यालय नहीं गए थे, मतलब यह किसी को बोला जा रहा है। साथियों आपने इसके पहले जान लिया, अगर वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा है तो आपने यह जरूर सुना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें मध्यम पुरुष जो होता है साथियों वह सुनने वाला होता है, और इस वाक्य को आप ठीक से पढ़िए, ठीक से सुनिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यह किसी को बोला जा रहा है और सुनने वाला सुन रहा है। मतलब आप कल कार्यालय नहीं गए थे, मान लीजिए मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप कल कार्यालय नहीं गए थे, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है साथियों, सामने वाला व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है, वह सुनने वाला है, तो मतलब वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे मध्यम पुरुष वह किसका भाग है साथियों, वह है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप शब्द जो है, यानी आप सर्वनाम जो है, यह मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में लाया गया है। लेकिन एक और वाक्य देख लीजिए आप साथियों, जैसे ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। साथियों यहाँ पे जो आप शब्द लाया गया है, इस आप शब्द को आप गौर से पढ़िए, इस वाक्य को आप गौर से पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि यह आप शब्द कर्ता से रिलेट कर रहा है। मतलब ईश्वर उन्हीं का साथ देगा जो अपनी मदद आप करता है, मतलब अपनी मदद अपने स्वयं से कर लेता है, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है। तो यहाँ पे जो आप शब्द है साथियों, यह कर्ता से रिलेट कर रहा है, मतलब कर्ता से अपनेपन के भाव को दर्शा रहा है। तो यह आप शब्द क्या हो जाएगा साथियों, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। साथियों अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपको उस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उस वाक्य को आप जब ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के किसी भी पुरुष का वहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो वह निश्चित रूप से किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, वह हो जाएगा निजवाचक प्रकार का सर्वनाम, मतलब निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर वो उसमें किसी ऐसे शब्द से आपसे भेंट हो जाए, मतलब आप शब्द आ जाए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में, और वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब वह उत्तम पुरुष भी नहीं है, मध्यम पुरुष भी नहीं है और अन्य पुरुष भी नहीं है, तो इसका मतलब, और वहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो वहाँ अपनेपन का भाव जरूर देखने को मिलेगा। और जहाँ पे आपको अपनेपन का भाव दिख गया साथियों, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आने वाले सारे मेन टॉपिक को कवर कर लिया। सर्वनाम से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे सभी को हमने आसानी से सरलता पूर्वक कवर कर लिया है, और उदाहरण के साथ इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, और मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और कमेंट में कुछ अपनी राय जरूर दीजिए साथियों। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।